So this is lecture number 15 of thermal physics, and in this section we are going to continue with calorimetry, right? So सबसे पहले हम इस पार्ट में पढ़ेंगे कि जब आप एक सॉलिड को हीट करते हैं, एक सॉलिड को जब आप हीट करते हैं तो सॉलिड में क्या क्या चेंजेस आता है, और सॉलिड को हीट करने से जो हम बेसिकली हीटिंग कर्व पढ़ते थे, हीटिंग कर्व आपने पढ़ा था कि हम बेसिकली टेम्परेचर और हीट में, टेम्परेचर और हीट सप्लाइड क्यू में ग्राफ पढ़ते थे। और मैंने आपको बताया था कि अगर टेम्परेचर चेंज होता है, यानी कि आप बोल रहे हैं फेज हीटिंग, तो आपको पता है उसमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। अगर फेज कन्वर्जन हो रहा है तो आपको पता है उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है फेज कन्वर्जन में, तो ऐसे ग्राफ बनाते हैं। तो जब आप एक सॉलिड को हीट करते हैं, सॉलिड को आप टेम्परेचर देते हैं, तब ये ग्राफ कैसे बनेगा। आपको ग्राफ में 2-3 पॉइंट, ग्राफ का स्लोप, ग्राफ का क्या सिग्निफिकेंस है, कौन सा लाइन क्या बताता है, उस पर कैसा क्वेश्चन पूछेगा, वो हम सब डिस्कस करेंगे। तो एक सॉलिड को हम हीट करना स्टार्ट करते हैं, और जैसे जैसे हम हीट करेंगे तो आपको पता है सॉलिड पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगा, पहले सॉलिड से फिर सॉलिड जाएगा, सॉलिड से फिर लिक्विड जाएगा, लिक्विड से लिक्विड जाएगा, और लिक्विड से वेपर जाएगा, फिर वेपर से वेपर। तो उसमें ग्राफ कैसे बनेगा वो हम देखते हैं। जैसे हम हीटिंग ऑफ सॉलिड पढ़ रहे हैं तो टेम्परेचर और हीट सप्लाइड में ग्राफ बना रहे हैं। या तो आपको हीट सप्लाइड देगा या टाइम के भी बीच में ग्राफ दे सकता है। तो टेम्परेचर और टाइम या टेम्परेचर और हीट सप्लाइड के बीच में ग्राफ देगा, ठीक है। मान लेते हैं आपके पास एक सॉलिड था, इस सॉलिड को हम हीट देना स्टार्ट किए, तो जैसे जैसे हीट देंगे तो देखिए सॉलिड जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसमें देखिए आप एक सॉलिड को हीट दे रहे हैं तो इसको बुलाते हैं फेज हीटिंग। फेज हीटिंग में आपको पता है फेज कांस्टेंट होता है, पर टेम्परेचर जैसे हम बढ़ाते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन बनता है विथ पॉजिटिव स्लोप। तो यहाँ पे इस सॉलिड का ये मेल्टिंग पॉइंट है, याद रखिएगा ये मेल्टिंग पॉइंट है। फिर सॉलिड से लिक्विड जाएगा, जैसे जब टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो सॉलिड से लिक्विड जाना, इसको फ्यूजन बुलाते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा जो ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है यह फ्यूजन को रिप्रेजेंट करता है, ये पहला क्वेश्चन। फिर लिक्विड को जब आप हीट करना स्टार्ट करिएगा तो वो लिक्विड में जाएगा, फेज कांस्टेंट है, सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो इसको फेज हीटिंग बुलाएंगे, तो फेज हीटिंग ऑफ लिक्विड। और यहाँ भी कुछ हीट सप्लाइड होगा, सॉलिड से सॉलिड गए तो यहाँ हीट सप्लाइड हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ, तो MS डेल्टा टी, यहाँ डेल्टा थीटा की जगह आप डेल्टा टी लिख लीजिए, और स्पेसिफिक हीट सॉलिड का लेंगे। सिमिलरली सॉलिड से लिक्विड में गया तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो फ्यूजन हुआ, तो यहाँ पे हम डेल्टा क्यू ML लेंगे, ML फ्यूजन। सिमिलरली यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा, फेज हीटिंग ऑफ लिक्विड कर रहे हैं, इसको लिखेंगे MSL डेल्टा टी, और S हम लिक्विड का लेंगे। सिमिलरली जब आप लिक्विड से वेपर की ओर जाइएगा तो यहाँ भी आप देखिए फेज जो है वो चेंज हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो यहाँ जो हीट सप्लाइड होगा M×L, L वेपोराइजेशन का लेंगे, तो ठीक है। फिर वेपर से वेपर गए तो यहाँ टेम्परेचर चेंज होगा, तो यहाँ पे जो हीट सप्लाइड होगा दैट विल बी MS डेल्टा थीटा। अब आप देखिए ये जो Q4 है, Q4 क्या है कि हीट जो आप सप्लाई कर रहे हैं लिक्विड को वेपर में चेंज करने के लिए, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अच्छा, जो आप लिक्विड से वेपर जा रहे हैं उसमें जो हीट सप्लाइड है दैट विल बी ग्रेटर देन सॉलिड से लिक्विड जाने में, ये हमेशा याद रखिएगा। तो हीट सप्लाइड टू कन्वर्ट लिक्विड टू वेपर, यानी कि आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि हीट सप्लाइड इन वेपराइजेशन इज ग्रेटर देन हीट सप्लाइड इन फ्यूजन। क्यों? क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आपको पता है वो ज़्यादा होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से, ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है। आपको पता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 540 होता है और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 होता है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ज़्यादा है, इसलिए हीट सप्लाइड इन वेपराइजेशन लिक्विड टू वेपर में कन्वर्ट करने के लिए उसका हीट ज़्यादा होगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, इसमें पहला क्वेश्चन जो बनता है आपको पहचानना होता है कि फ्यूजन कौन है और वेपराइजेशन कौन है। तो जो देखिए नीचे वाला वर्टिकल लाइन है वो फ्यूजन होगा, और ऊपर वाला हॉरिजॉन्टल लाइन
वो वेपराइजेशन होगा। तो नीचे वाला हॉरिजॉन्टल लाइन फ्यूजन, ऊपर वाला हॉरिजॉन्टल लाइन वेपराइजेशन। जहाँ फ्यूजन होगा वहाँ आपको मेल्टिंग पॉइंट मिलेगा, और जहाँ वेपराइजेशन होगा वहाँ आपको बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा। ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, यहाँ पे आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पूछ सकता है, और यहाँ पे आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पूछ सकता है। तो मैंने आपको बोला था कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कब होगा, डेल्टा Q4 इज इक्वल टू मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो यहाँ से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आ गया डेल्टा Q4 अपॉन मास। अब आप देखिए क्वेश्चन अब में आपको क्या देगा, क्वेश्चन में आपको डेल्टा Q नहीं देगा, हाँ क्वेश्चन में आपको मास देगा, लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या देगा, रेट ऑफ हीट सप्लाइड देगा। क्या देगा, रेट ऑफ हीट सप्लाइड। रेट ऑफ हीट सप्लाइड, रेट ऑफ हीट सप्लाइड आपको क्या पता है क्या होता है, dQ बाई dt। dQ बाई dt होता है रेट ऑफ हीट सप्लाइड। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको बोला रेट ऑफ हीट सप्लाइड इज 5 कैलोरी पर मिनट, ठीक है, 5 कैलोरी पर मिनट आपको रेट ऑफ हीट सप्लाइड देगा। तो यानी कि 1 मिनट में कितना हीट सप्लाई कर रहा है, 5 कैलोरी। और आपको ग्राफ देगा टेम्परेचर और टाइम में। तो आप क्या करिएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन निकालने के लिए आप इस वाले पर्टिकुलर टाइम को देखिएगा। यहाँ टाइम एक्सिस देगा, इतना टाइम निकालिएगा। देखिए पर मिनट आपको 5 कैलोरी हीट सप्लाई कर रहा है, तो इतने मिनट में इससे मल्टीप्लाई करिएगा, आपके पास हीट आ जाएगा, आपको मास देगा। तो यहाँ से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आ गया। ये होता है दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन सुनिए, जब आप सॉलिड से सॉलिड गए तो यहाँ पे कुछ बेसिकली थीटा होगा, अल्फा बोल देते हैं इसको। जब आप लिक्विड टू लिक्विड गए तो यहाँ पे बोल देते हैं बीटा, और जब आप वेपर से वेपर गए तो यहाँ का एंगल बोल देते हैं गामा, ठीक है। तब आप देखिए जैसे जैसे आप अल्फा से गामा जा रहे हैं, आपको पता है एंगल थीटा बढ़ रहा है, तो क्या हम बुला सकते हैं कि अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा इज ग्रेटर देन गामा। तो स्लोप होता है tan अल्फा tan बीटा tan गामा। तो अगर एंगल ज़्यादा है तो इन सब का स्लोप ज़्यादा होगा, स्लोप ज़्यादा होगा। अच्छा ध्यान से देखिए, अल्फा किसका स्लोप है, अल्फा किसका एंगल है, सॉलिड का, बीटा किसका एंगल है, लिक्विड का, और गामा किसका एंगल है, वॉल्यूम का। तो आपसे पूछेगा कि स्लोप बताइए सबका। तो सिंस एंगल अल्फा बीटा से बड़ा है, बीटा गामा से बड़ा है, और अल्फा सॉलिड के लिए, बीटा लिक्विड के लिए, गामा वेपर के लिए है, तो स्लोप सबसे ज़्यादा किसका होगा, स्लोप सबसे ज़्यादा सॉलिड का होगा, फिर स्लोप लिक्विड का होगा, और फिर स्लोप वेपर का होगा, ठीक है। अच्छा एक बार स्लोप आप निकाल लिए तो अब आपसे क्या पूछ सकता है, आपसे स्पेसिफिक हीट पूछ सकता है कि स्पेसिफिक हीट सॉलिड का, लिक्विड का और वेपर का कंपेयर करिए। तो आपको पता है स्लोप, अगर हम इस ग्राफ का निकालें स्लोप, तो स्लोप होता है dy अपॉन dx। dy मतलब dt अपॉन dq, dt अपॉन dq, dt अपॉन dq। और आपको पता है, मैंने आपको पहले बताया था कि डेल्टा Q इज इक्वल टू ms dt लिखते हैं आप। तो आप क्या करिए, इसको नीचे लेके आइए, इसको नीचे आइए, तो ये आ जाएगा dt अपॉन dq इज इक्वल टू 1 अपॉन ms। तो dt अपॉन dq के जगह पे 1 अपॉन ms लिख सकते हैं। एक पर्टिकुलर मास के लिए आप देखिए जो स्लोप है वो स्पेसिफिक हीट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आता है। तो स्लोप इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट, यानी कि जिसका स्लोप ज़्यादा उसका स्पेसिफिक हीट कम। और अभी अभी आप पढ़ के आए हैं कि सॉलिड का स्लोप लिक्विड से ज़्यादा, लिक्विड का वेपर से ज़्यादा, इसलिए स्पेसिफिक हीट वेपर का ज़्यादा होगा, फिर लिक्विड का, फिर सॉलिड का। समझ में आया? तो इस पॉइंट को लिख लेते हैं। सो एंगल अल्फा सॉलिड का ज़्यादा था, फिर लिक्विड का, फिर गामा का, फिर वेपर का, एक्सेप्ट वाटर। ये हम सभी सॉलिड के लिए लगाएंगे, वाटर के लिए नहीं लगाएंगे। तो यानी कि tan अल्फा tan बीटा से बड़ा होगा और tan गामा से बड़ा होगा। तो tan अल्फा किसका था, सॉलिड का, तो स्लोप सॉलिड का ज़्यादा होगा, फिर लिक्विड का, फिर वेपर का। और स्लोप होता है dy अपॉन dx, तो dt अपॉन dq, और ये होता है 1 अपॉन ms के बराबर। तो स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट, स्लोप जिसका ज़्यादा उसका स्पेसिफिक हीट कम। तो ये स्पेसिफिक हीट का रिलेशन हो गया, स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड का, फिर सॉलिड का। नॉट फॉर वाटर, एक्सेप्ट वाटर। आपको पता है वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। अच्छा अब देखिए, अब ध्यान से सुनिए,
कि ये जो ग्राफ है ये आपको टेम्परेचर और हीट के बीच में भी दे सकता है और टेम्परेचर और टाइम के बीच में भी दे सकता है। तो हम बात कर रहे हैं कि जब आपको ग्राफ टेम्परेचर और हीट के बीच में देगा तो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होगा, और टेम्परेचर और टाइम के बीच में देगा तो अब स्पेसिफिक हीट का क्या फॉर्मूला होगा। सो टेम्परेचर वर्सेस हीट के बीच में ग्राफ है, तो अभी आप पढ़ के आए हैं कि जो स्पेसिफिक हीट होता है वो 1/m tan थीटा के बराबर होता है। कैसे? स्लोप आप पढ़ रहे थे dy/dx, वो आ रहा था dt/dq, और आप पढ़ते हैं डेल्टा थीटा इज इक्वल टू ms dt। तो आप इसको इधर लेके आइए, इसको इधर लेके आइए, तो ये आ जाएगा dt/dq इज इक्वल टू 1/ms। तो dt/dq की जगह 1/ms लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए स्पेसिफिक हीट और स्लोप tan थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ से देखिए स्पेसिफिक हीट किसके बराबर हो गया, इसको इधर लेके आइए, tan थीटा के नीचे लेके आइए, तो स्पेसिफिक हीट आ गया 1/m tan थीटा, और tan थीटा किसके बराबर है, dt/dq। तो अगर आपको ग्राफ दे टेम्परेचर और हीट में तो स्पेसिफिक हीट निकालने का ये फॉर्मूला। लेकिन अगर आपको ग्राफ दे टेम्परेचर और टाइम के बीच में, तब आप देखिए स्पेसिफिक हीट आपके पास ये था 1/m tan थीटा, तो टाइम के बीच में अगर आपको ग्राफ दे टेम्परेचर और टाइम के, तो आप क्या करिएगा, इसमें इस रिजल्ट में रेट ऑफ हीट सप्लाइड यानी dq/dt से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो कि आपको क्वेश्चन में देगा। और tan थीटा भी आप पढ़ के आए dt/dq, तो यहाँ dt अपॉन, और यहाँ पे अगर टेम्परेचर और टाइम में ग्राफ है, टेम्परेचर और टाइम में ग्राफ है, तो यहाँ dy/dx यानी कि स्लोप tan थीटा, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, वो किसके बराबर आ जाएगा, dt/dt। तो यहाँ से tan थीटा की जगह पे dt/dt रखिए, तो dt कैंसिल। तो ये स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला आ गया, कब, जब आपको ग्राफ दे टेम्परेचर वर्सेस टाइम। समझ में आया? तो इस पे क्वेश्चन देखिए। सो क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, इसमें बोला द ग्राफ शोन इन द फिगर रिप्रेजेंट्स चेंज इन टेम्परेचर ऑफ 5 kg ऑफ सब्सटेंस, यानी आपको मास दिया है 5 kg, एज इट एब्जॉर्ब्स हीट एट ए कांस्टेंट रेट। देखिए ये बोला है हीट एट ए कांस्टेंट रेट एब्जॉर्ब करता है, तो ये रेट ऑफ हीट सप्लाइड है, यानी dq/dt आपको गिवन है 42 किलो जूल पर मिनट, ठीक है। तो बोला लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बताना है, यानी कि L वेपराइजेशन बताना है। तो आपको पता है, और आपको देखिए टेम्परेचर और टाइम के बीच में इस सॉलिड का हीटिंग कर्व गिवन है ना, हीटिंग ऑफ सॉलिड गिवन है। तो आप पहले पहचानिए कि लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन कौन सा है। आपको मैंने बोला था कि जो लोएस्ट पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये तो आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बताता है, यानी कि ये फ्यूजन है, और ये ऊपर वाला क्या है, वेपराइजेशन, यानी कि ये जो कर्व है हॉरिजॉन्टल कर्व, ये है वेपराइजेशन। तो अब आप क्या करिए, यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आपको पता है, डेल्टा क्यू निकालते हैं m इंटू एल वेपराइजेशन। तो यहाँ से एल वेपराइजेशन आ गया डेल्टा क्यू अपॉन मास। देखिए आपको मास तो गिवन है, पर आपको डेल्टा क्यू नहीं गिवन है, पर आपको एक चीज़ गिवन है कि रेट ऑफ हीट सप्लाइड या रेट ऑफ हीट एब्जॉर्ब वो है 42 किलो जूल पर मिनट। यानी इसका ये मतलब हुआ कि 1 मिनट में 42 किलो जूल हीट सप्लाई हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। तो आप क्या करिए, वेपराइजेशन में टोटल टाइम निकाल दीजिए। तो यहाँ देखिए ये टाइम एक्सिस है, तो वेपराइजेशन में टोटल टाइम है 10 मिनट। कितना है, 10 मिनट। अच्छा देखिए 1 मिनट में इतना हीट एब्जॉर्ब करता है, तो 10 मिनट में कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो डेल्टा क्यू आपके पास आ गया 42 इंटू 10 किलो जूल, तो ये आ गया 420 किलो जूल, ठीक है। तो आपके पास हीट आ गया, आपके पास मास ऑलरेडी गिवन है 5 kg। आप इसको क्या करिएगा 10⁻³ से मल्टीप्लाई करिएगा, तो आपके पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आ गया, या इसको किलो में ही रहने दीजिएगा। तो ये आ गया आपके पास 420 अपॉन मास कितना है 5, तो ये कितना आ गया 8, और ये आ गया 4, तो ये यानी 84 किलो जूल पर kg। ये आपके पास आ गया लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सर। इसका क्या मतलब है, जब आप दो फेज को मान लेते हैं, पहला फेज में मास आपको m1 है, स्पेसिफिक इज h1, स्पेसिफिक हीट s1, टेम्परेचर t1 है, इसको मिक्स किया दूसरे फेज से m2 s2 t2। s क्या है, स्पेसिफिक हीट, m क्या है, मास,
और टेम्परेचर है T2। तो ये दोनों को जब आप मिक्स करते हैं तो मान लेते हैं एक Tm टेम्परेचर पे ये आया, और ध्यान से देखिएगा ये जो Tm टेम्परेचर है T2 टेम्परेचर से जो छोटा है बट T1 टेम्परेचर से बड़ा है, यानी Tm टेम्परेचर यानी T मिक्स टेम्परेचर T2 से छोटा है, T1 से बड़ा है। तो अब आप क्या करिएगा, यहाँ पे आप एक कॉन्सेप्ट यूज करिएगा। कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आप इस दोनों को बेसिकली मिक्स करते हैं तो जिसके पास हायर टेम्परेचर है वो क्या करेगा, वो हीट लॉस करेगा, और जिसके पास कम टेम्परेचर है वो हीट गेन करेगा। और वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आया है तो हमें यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस। अच्छा, हीट गेन कौन कर रहा है, T2 ज़्यादा है तो ये हीट लॉस कर रहा होगा, T1 कम है तो ये हीट गेन कर रहा होगा, तो हीट गेन ये कर रहा होगा। तो हीट गेन आपको पता है डेल्टा Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T लगाएंगे क्योंकि T1 से Tm टेम्परेचर पे आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे M1 S1, और हमेशा यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर माइनस कम टेम्परेचर करेंगे क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू हमको चाहिए। तो Tm T1 से ज़्यादा है इसलिए हम Tm माइनस T1 करेंगे, तो ये आ गया हीट गेन। फिर ये बॉडी हीट लॉस करेगा, और हीट लॉस अगेन सेम फॉर्मूला यूज करेंगे MS डेल्टा T। तो इस बॉडी का मास है M2, इसका स्पेसिफिक हीट है S2, और ज़्यादा टेम्परेचर टू माइनस कम टेम्परेचर करेंगे तो T2 ज़्यादा है Tm से, तो इसलिए T2 माइनस Tm। तो यहाँ से आप क्या करिए, इसको इधर मल्टीप्लाई करिएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर, इसको इधर। तो जब मल्टीप्लाई करिएगा तो आपके पास Tm यानी कि दोनों को मिक्स करने के बाद जो टेम्परेचर है वो आ जाएगा M1 S1 T1, M1 S1 T1, M2 S2 T2, M2 S2 T2 डिवाइडेड बाय M1 S1 प्लस M2 S2। तो ये आपको याद रखना है, और हमेशा बड़ा में से छोटा टेम्परेचर हम माइनस करेंगे। अच्छा देख लीजिए, अब ध्यान से सुनिए, मान लीजिए ये आइस है और ये वाटर है, दोनों को आप मिक्स करते हैं तो आपसे ढेर सारा यहाँ पे सवाल पूछेगा। कैसे, ध्यान से सुनिएगा, हमेशा ध्यान से सुनिएगा। जब आप आइस और वाटर को मिक्स करते हैं तो ये Tm को आप हमेशा 0 डिग्री मान के एज्यूम करके क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। हमेशा एज्यूम कर लीजिएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस है, कब, जब आइस और वाटर को मिलाते हैं। लेकिन एक को वाटर और एक को वेपर जब आप मिलाइएगा तो Tm को आप मान लीजिएगा 100 डिग्री सेल्सियस एज्यूम करके, तभी ये फॉर्मूला यूज होगा। और अगर आइस और वेपर दे दे तो आप या तो 0 डिग्री मान लीजिए या आप 100 डिग्री मान लीजिए, और आप ये दो फॉर्मूला यूज करिए। आपके पास जो भी पूछेगा, अब क्या क्या पूछेगा ध्यान से सुनिए। एक तो आपको मिक्स टेम्परेचर पूछेगा यानी फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सर। दूसरा आपसे पूछेगा कि अगर हम आइस वाटर लेते हैं, ये आइस और ये वाटर, तो आपसे पूछेगा कि कितना आइस मेल्ट हुआ। फिर आपसे पूछेगा कि कितना आइस बचा, और फिर आपसे पूछेगा कि पूरे मिक्सर में वाटर कितना बचा। तो आपसे देखिए क्या क्या पूछ सकता है। अगर हम आइस वाटर सिस्टम लें तो देखिए आपसे पूछ सकता है, आइस वाटर सिस्टम ले रहे हैं तो आपसे पूछ सकता है मिक्सर का टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सर। M डैश आइस पूछ सकता है, इसका ये मतलब है कि आपसे पूछ रहा है कि अमाउंट ऑफ मेल्ट आइस कितना हुआ, कि कितना आइस मेल्ट हुआ। अगर M आइस पूछ रहा है तो आपसे पूछ रहा है कि अमाउंट ऑफ रिमेनिंग आइस कितना है, कि कितना आइस बचा मेल्ट होने के बाद। अगर आपसे पूछा M वाटर यानी कि मिक्सर में कितना वाटर रिमेनिंग बचा, ये आपसे पूछ रहा है। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। हम मेनली आइस वाटर के लिए सॉल्व करेंगे, पर क्वेश्चन आपको वाटर वेपर के लिए भी दे सकता है, आइस वेपर के लिए भी दे सकता है। तो सब में आप क्या करिएगा, जैसे आइस वाटर सिस्टम हम लेंगे तो Tm को हम 0 डिग्री सेल्सियस लेके चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इस पर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हमने आइस लिया है 20 ग्राम -40 डिग्री सेल्सियस पे, और एक तरफ हमने वाटर लिया है 40 ग्राम 50 डिग्री सेल्सियस पे, यानी आइस वाटर सिस्टम है। तो Tm हम 0 डिग्री सेल्सियस लेके चलेंगे, और वो भी वाटर 0 डिग्री सेल्सियस वाटर। अब आप देखिए, अब आपसे सेम क्वेश्चन पूछा है। आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, आपसे पूछा है मिक्सर का टेम्परेचर बताइए, कितना आइस मेल्ट हुआ वो बताइए, कितना आइस बचा वो बताइए, कितना वाटर बचा वो बताइए। तो सब हम निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले आप आइस वाले को एनालाइज करिए। तो आइस देखिए, इन दोनों में टेम्परेचर किसका ज़्यादा है, वाटर का। तो वाटर क्या करेगा, टेम्परेचर लॉस करेगा, और आइस क्या करेगा, टेम्परेचर गेन करेगा। तो
तो अब आप देखिए हीट गेन, अगर हम ये टेम्परेचर मिक्सर का टेम्परेचर डिफाइन कर दिए तो हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस लगाएंगे। अच्छा हीट गेन कौन कर रहा है? आइस। तो देखिए आइस -40 डिग्री सेल्सियस से पहले आइस जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, और फिर आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस वो जाएगा वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तब आप क्या करिए, इस पहले वाले ये क्या है, ये है फेज हीटिंग, क्योंकि फेज सेम है तो इसको बुलाते हैं फेज हीटिंग। और फेज हीटिंग के लिए आपको पता है फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, डेल्टा क्यू इक्वल टू ms dt करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक कर लगाइए आप ms dt, तो ms डेल्टा t, s लेंगे आइस का होता है हाफ, और मास है इसका 20 ग्राम, तो 20 इंटू हाफ इंटू चेंज इन टेम्परेचर कितना है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये आ जाएगा 40, प्लस आइस से वाटर गया तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो m इंटू एल फ्यूजन, आइस से वाटर को फ्यूजन बुलाते हैं, तो m इंटू फ्यूजन, मास है 20 ग्राम और लेटेंट ऑफ फ्यूजन होता है 80। तो यहाँ से यहाँ जाने में टोटल हीट रिक्वायर्ड है इसको 2000। ठीक है, अब देखिए कि वाटर हीट लॉस कर रहा है तो कितना हीट देगा वो आइस को, ये देखिए। तो हीट लॉस यानी कि 40 ग्राम वाटर जो कि 50 डिग्री सेल्सियस पे था, ये वाटर 50 डिग्री सेल्सियस से कन्वर्ट होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो ms डेल्टा टी लगाएंगे, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होता है 1, मास है इसका 40 ग्राम, और डेल्टा टी फाइनल माइनस इनिशियल, तो 0 माइनस 50, और ये माइनस साइन, तो यहाँ से आ गया 2000 कैलोरी। तो ये माइनस साइन क्या बताता है कि हीट लॉस हुआ है, तो आप माइनस साइन नेग्लेक्ट कर दीजिए। तो 2000 कैलोरी ये हीट दे रहा है, इसको चाहिए कितना, 2000 कैलोरी। तो क्या होगा, अब फाइनल कंडीशन देखिए। फाइनल कंडीशन में आइस यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया और वाटर यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, तो फाइनल कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, ये देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो फाइनल कंडीशन में आपको वाटर मिलेगा। क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, क्योंकि सारा आइस मेल्ट कर चुका है। सारा आइस यहाँ से यहाँ तक जाने में 1600 कैलोरी चाहिए, पहले यहाँ से यहाँ जाने में 400 कैलोरी चाहिए, 2000 में से आसानी से मिल जाएगा, बाकी बचा यहाँ 1600। फिर यहाँ से आइस को कंप्लीट वाटर में मेल्ट करने के लिए 1600 चाहिए, 1600 मिल गया, तो ये पूरा वाटर आपके पास बन गया, और यहाँ भी आपके पास वाटर है क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक पूरा चला गया क्योंकि इसको हीट लॉस करना था। तो फाइनल कंडीशन में आपके पास वाटर है और वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पे, और वाटर का क्वांटिटी कितना है, यहाँ से टोटल आइस कितना मेल्ट किया 20 ग्राम, और यहाँ से वाटर टोटल कितना बना 0 डिग्री सेल्सियस पे 40 ग्राम, तो टोटल वाटर कितना हो गया 60 ग्राम। और आपसे पूछा है मिक्सर का टेम्परेचर बताइए, तो मिक्सर का टेम्परेचर कितना हो गया 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि फाइनल वाटर मिला एट 0 डिग्री सेल्सियस। आइस कितना मेल्ट हुआ, देखिए आइस टोटल तो 20 ग्राम, सब आइस मेल्ट हो गया, तो आइस मेल्टेड हो गया 20 ग्राम। आइस बचा कितना, सारा मेल्ट हो गया, बचा कितना 0 ग्राम, और वाटर कितना बचा, आइस 20 ग्राम मेल्ट हुआ, वाटर 40 ग्राम आया था, तो 40 प्लस 20 60 ग्राम आपके पास वाटर बचा। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास है आइस 20 ग्राम -40 डिग्री सेल्सियस पे, और वाटर है 70 ग्राम 80 डिग्री सेल्सियस पे। तो आइस वाटर सिस्टम है, तो आपको पता है TM जो लेंगे हम वो लेंगे 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे। तो देखिए ये हाई टेम्परेचर पे है तो ये हीट लूज करेगा और ये सिस्टम हीट गेन करेगा। और सिंस हम एक टेम्परेचर TM टेम्परेचर डिफाइन कर दिए हैं तो ये हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस। अच्छा हीट गेन कौन कर रहा है, ये तो देखिए पहले तो देखिए कि वाटर हीट लूज कर रहा है तो कितना हीट ये लूज करेगा। तो देखिए वाटर 80 डिग्री सेल्सियस से वो पहले जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ हीट वो लूज करेगा ms डेल्टा टी, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो मास वाटर का है 70 ग्राम, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होता है 1, और टेम्परेचर लेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, तो 0 माइनस SC। तो ये टेम्परेचर ये हीट जो लूज कर रहा है वो है 5600 कैलोरी। माइनस साइन तो ये बता रहा है कि टेम्परेचर लूज कर रहा है, तो यानी कि आइस को मेल्ट करने के लिए इतना टेम्परेचर अवेलेबल है जो कि वाटर देगा। अब हम देखते हैं कि आइस कंप्लीट वाटर में कन्वर्ट होने के लिए उसको कितना कैलोरी चाहिए। तो देखिए
पहले आइस -40 डिग्री सेल्सियस पे, वो कन्वर्ट होगा आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ टेम्परेचर चेंज होगा तो ms डेल्टा टी लगाएंगे। आइस के लिए होता है हाफ, मास है इसका 20 ग्राम और टेम्परेचर डिफरेंस 0 -40 तो 40। तो आइस -40 डिग्री सेल्सियस से आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे जाने के लिए इसको हीट रिक्वायर्ड है 400। अवेलेबल कितना है 5600, आसानी से मिल जाएगा। यानी आइस यहाँ से यहाँ तक पहुँचा। फिर आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस ये कन्वर्ट होगा वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ निकालिए हीट कितना होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है इतना, यहाँ कितना हीट रिक्वायर्ड है। तो m इंटू एल फ्यूजन लगाएंगे क्योंकि आइस से वाटर जा रहा है, सॉलिड से लिक्विड जा रहा है। तो मास है 20 ग्राम और एल फ्यूजन होता है 80। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इसको 1600 रिक्वायर्ड है, पर अवेलेबल कितना है। पहले 5600 में से 400 यूज किया तो बचा कितना 5200। फिर 5200 में से 1600 ये यूज करेगा तो आइस पूरा मेल्ट हो जाएगा। और आइस पूरा मेल्ट होने के बाद वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस आया तो आपके पास 1600 और कम हो गया। तो अब कितना बचा 0 0 6 और 3, यानी अभी भी आपके पास 3600 कैलोरी बचा हुआ है। अब ये 3600 कैलोरी चुप तो नहीं बैठेगा ना, ये 3600 कैलोरी वापस से ये वाटर को देगा और वाटर का क्या होगा टेम्परेचर चेंज होगा। तो हम क्या करने जा रहे हैं कि इस 3600 कैलोरी को यूज करके वाटर 0 डिग्री सेल्सियस से वाटर कहाँ तक कौन से टेम्परेचर तक पहुंचा उसको कैलकुलेट करते हैं। तो ध्यान से सुनिए, अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस को जब हम 3600 कैलोरी हीट देंगे तो वाटर कौन से टेम्परेचर तक पहुंचा उसके बारे में बात करते हैं। पहले तो आप ये सुनिए कि वाटर कितना कंटेनर में आया। देखिए आपके पास आइस 20 ग्राम था, ये कंप्लीट मेल्ट हो गया और वाटर आइस कंप्लीट मेल्ट होकर के वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस बना 20 ग्राम और वाटर ऑलरेडी इस सिस्टम में 70 ग्राम था। तो टोटल अभी आपके पास कंटेनर में वाटर कितना आ गया 90 ग्राम। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ देखिए आपके पास है वाटर 90 ग्राम 0 डिग्री सेल्सियस पे, यहाँ से 70 ग्राम, यहाँ से 20 ग्राम और ये दोनों 0 डिग्री सेल्सियस पे है। 3600 कैलोरी हीट लेगा और वाटर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाएगा। टेम्परेचर चेंज हुआ तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे ms डेल्टा टी। हीट कितना सप्लाई हो रहा है 3600, मास कितना है 90 ग्राम, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होता है 1 और टेम्परेचर फाइनल माइनस इनिशियल यानी Tm माइनस 0। तो यहाँ से Tm कैलकुलेट करिएगा तो वाटर 90 ग्राम वाटर ये चला जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस पे। अब आपसे क्या क्या पूछेगा, एक तो आपसे पूछेगा कि फाइनल कंडीशन बताइए। तो फाइनल कंडीशन आप देखिए वाटर आया और फाइनल कंडीशन में वाटर 40 डिग्री सेल्सियस पे था और वाटर बना कितना 90 ग्राम। अब आपसे क्या क्या पूछेगा, एक तो मिक्सर का टेम्परेचर अभी आपने पढ़ के आया है 40 डिग्री सेल्सियस। कितना आइस मेल्ट हुआ, ये पूरा आइस मेल्ट हो गया क्योंकि इसको 2000 कैलोरी चाहिए था आइस को मेल्ट होने के लिए, पर था 5600। तो आइस मेल्ट कितना हुआ 20 ग्राम, आइस बचा कितना 0 ग्राम और वाटर कितना है 90 ग्राम। तो ये दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपको कुछ सिखा के जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आइस है आपके पास 60 ग्राम -80 डिग्री सेल्सियस पे, वाटर 70 ग्राम 80 डिग्री सेल्सियस पे, ये माइनस ये 80। तो ये हाई टेम्परेचर, ये हीट लूज करेगा, ये हीट गेन करेगा और फाइनली हम आइस वाटर सिस्टम लिए तो Tm 0 डिग्री सेल्सियस वाटर लेके आएंगे। तो हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस। पहले तो हम देखते हैं कि वाटर कितना हीट लूज करेगा, विच विल बी अवेलेबल फॉर आइस टू एब्जॉर्ब दैट हीट। तो हीट लॉस हम निकालते हैं। तो वाटर 80 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट होगा वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस पे, 70 ग्राम वाटर है तो टेम्परेचर चेंज होगा तो ms डेल्टा टी लगाएंगे। मास है 70 ग्राम, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होता है 1 और फाइनल माइनस इनिशियल 0 माइनस 80। तो यहाँ पे हीट अवेलेबल है 5600 कैलोरी। नेगेटिव साइन तो ये बताता है कि हीट रिलीज किया गया है। अब 5600 कैलोरी हीट अवेलेबल है आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो देखते हैं आइस वाटर में कन्वर्ट होगा तो कितना कैलोरी उसको हीट चाहिए। अवेलेबल है 5600। तो आइस एट -80 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट होगा आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें टेम्परेचर चेंज होगा तो ms डेल्टा टी। आइस का मास दिया है 60, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस होता है हाफ और टेम्परेचर चेंज फाइनल माइनस इनिशियल तो 80। तो
आइस -80 डिग्री सेल्सियस से आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट चाहिए 2400, अवेलेबल है 5600, आसानी से मिलेगा। तो 5600 में से 2400 यूज हो गया आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचने के लिए। अब बचा कितना? 3200, क्योंकि 5600 माइनस 2400 बचा 3200। फिर आइस 0 डिग्री सेल्सियस से वो कन्वर्ट होगा वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो हम देखते हैं कि यहाँ हीट कितना रिक्वायर्ड है। तो टेम्परेचर सेम है तो ml लगाएंगे और लेटेंट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि आइस से वाटर में जा रहा है। तो आइस यहाँ पे मास कितना लेंगे? आइस का मास है 60 इंटू लेटेंट ऑफ फ्यूजन होता है 80। तो आइस 0 डिग्री सेल्सियस से वाटर 0 डिग्री सेल्सियस में जाने के लिए हीट रिक्वायर्ड है 4800, पर बचा कितना है? 3200। तो यहाँ से ये यहाँ तक नहीं जा पाएगा, क्योंकि उतना हीट इसको मिलेगा ही नहीं। तो हम देखते हैं कि आइस आखिर कहाँ तक जाएगा, कि कितना आइस मेल्ट होगा। देखिए इतना टेम्परेचर, इतना हीट तो अवेलेबल तो है, तो इस हीट को कुछ अमाउंट में आइस उसको यूज करेगा और वाटर में कन्वर्ट होगा। तो देखिए जो फाइनल स्टेट है आपके पास, उसमें आपको कंप्लीटली वाटर तो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कंप्लीट वाटर बनाने के लिए आपको 4800 चाहिए, पर आपके पास है 3200। तो एक तो चीज़ पक्का हो गया कि फाइनल स्टेट में आपको कुछ आइस मिलेगा और साथ में वाटर भी मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इस कंडीशन में तो वाटर 70 ग्राम मिल गया। अब हम देखते हैं कि कितना आइस मेल्ट हो करके कितना वाटर आपको मिला। तो उसको निकालने के लिए देखिए आपके पास हीट अवेलेबल है 3200 कैलोरी। हीट अवेलेबल कितना है? 3200 कैलोरी। 3200 कैलोरी इसको मिलेगा। तो यहाँ पे 3200 कैलोरी इसको मिलेगा आइस को, और इसको आइस को वाटर में कन्वर्ट होना है। तो यहाँ लगाएंगे m इंटू एल। हीट अवेलेबल है 3200 और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है 80। तो यानी कि मास कितना आइस मेल्ट हुआ वो आ गया 40 ग्राम। यानी कि आपके पास टोटल आइस था 60 ग्राम, उसमें से आपको 40 ग्राम मेल्ट हो गया 3200 कैलोरी को हीट ले करके। तो यानी कि 40 ग्राम तो आपको वाटर यहाँ से मिला, और आइस टोटल था 60 ग्राम, 40 ग्राम मेल्ट हो गया, तो आइस कितना बचा? 20 ग्राम बचा, और यहाँ से 70 ग्राम पहले से था। तो अगर आपसे फाइनल कंडीशन पूछे तो फाइनल कंडीशन में आपको क्या मिलेगा? आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस उसका 20 ग्राम, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस उसका 40 ग्राम, और यहाँ से वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस 70 ग्राम। तो आपसे अब क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है? मिक्सर का टेम्परेचर बताइए। तो देखिए ये सब मिक्सर का टेम्परेचर 000, मिक्सर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। कितना आइस मेल्ट हुआ? 40 ग्राम आइस मेल्ट हुआ। कितना आइस बचा? 20 ग्राम आइस बचा। और मास ऑफ वाटर कितना है? 40 + 70 यानी 110 ग्राम। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे एक और कॉन्सेप्ट सिखाएगा। यहाँ है आइस 60 ग्राम -80 डिग्री सेल्सियस पे, और वाटर है 30 ग्राम 40 डिग्री सेल्सियस पे। तो आइस वाटर सिस्टम है, तो TM तो 0 डिग्री सेल्सियस और वाटर लेके चलेंगे। तो देखिए ये ज़्यादा टेम्परेचर पे है, ये हीट लूज करेगा, आइस हीट गेन करेगा, तो हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस। अब ध्यान से सुनिए, मान लेते हैं ये टेम्परेचर मान रहे हैं, इसलिए हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस नहीं लगा सकते। ये टेम्परेचर हमने माना है, सही है गलत है वो हमको नहीं पता। तो अब देखिए वाटर कितना हीट रिलीज करेगा वो पहले निकाल लेते हैं। तो वाटर देखिए 40 डिग्री सेल्सियस से वो कन्वर्ट होगा वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, और 30 ग्राम है, तो यहाँ लगाएंगे MS डेल्टा T। तो 30 ग्राम इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होता है 1, और फाइनल माइनस इनिशियल, तो 0 - 40। तो यहाँ से हीट वाटर रिलीज कर रहा है -1200, माइनस मतलब हीट रिलीज कर रहा है, तो यानी 1200 कैलोरी। तो इतना हीट अवेलेबल है आइस के लिए वाटर में कन्वर्ट होने के लिए। तो हम देखते हैं कि आइस कितना वाटर में कन्वर्ट होगा। तो आइस एट -80 डिग्री सेल्सियस ये पहले कन्वर्ट होगा आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान से देखिए यहाँ हीट कितना रिक्वायर्ड होगा? MS डेल्टा T, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है। मास कितना है? 60 ग्राम। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस है हाफ, और डेल्टा T फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि 2400। हीट अवेलेबल है 1200, और इसको हीट चाहिए 2400। इसको हीट कितना चाहिए? 2400। तो क्या ये आइस -80 डिग्री सेल्सियस से आइस 0 डिग्री सेल्सियस जाएगा?
नहीं जाएगा, क्योंकि इसको 2400 चाहिए पर है 1200 ही रिक्वायर्ड। तब हम क्या करेंगे, हम इसको मेल्ट करवा के रहेंगे, हम इसको मेल्ट करवा के रहेंगे आइस -80 डिग्री सेल्सियस से आइस 0 डिग्री सेल्सियस करवा के रहेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इसको कन्वर्ट कर दीजिए आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे देखिए टेम्परेचर सेम है, तो यहाँ पे डेल्टा क्यू लगाएंगे कितना, m इंटू एल, और यहाँ पे देखिए वाटर से आइस गया है, आइस से वाटर जाता है उसको फ्यूजन बुलाते हैं, इसको -L फ्यूजन बोलेंगे, L कंडेंसेशन बोलेंगे, वाटर से बेसिकली आइस गया, इसको L फ्रीजिंग बुलाएंगे क्योंकि वाटर से आइस गया और वो होता है -80। तो डेल्टा क्यू यहाँ से आ गया वो कितना था 30 ग्राम इंटू 80, तो ये आ गया 2400। तो अब आप देखिए यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक कन्वर्ट हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक कन्वर्ट हो गया। अब आप ध्यान से सुनिए फाइनल कंडीशन में क्या होगा, फाइनल कंडीशन में देखिए आपको आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस मिल गया, क्योंकि यहाँ ये बेचारा यहाँ तक आकर के इसको हीट सप्लाई कर दिया। तो एक तो आपको आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस जो कि 60 ग्राम है, एक आपको मिलेगा आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस 15 ग्राम इसका, और एक वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस 15 ग्राम इसका। तो आपसे पूछेगा सो देखिए यहाँ पे बेसिकली 1200 हीट सप्लाई कर रहा था पर चाहिए था 2400, तो रिमेनिंग कितना इसको और चाहिए 1200। तब हम देखते हैं कि इस 1200 हीट सप्लाई करने के लिए कितना वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस वो कन्वर्ट होगा आइस में। तो यहाँ पे लगाएंगे टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यहाँ लगाएंगे ml, L फ्यूजन नहीं, यहाँ m फ्रीजिंग लगाएंगे, m फ्रीजिंग लगाएंगे। तो ये आ गया, देखिए यहाँ से मास ऑफ वाटर कितना वो आइस में कन्वर्ट हो गया, वो आ जाएगा 1200 डिवाइडेड बाई 80, यानी 15 ग्राम वाटर जो 0 डिग्री सेल्सियस पे था वो कन्वर्ट हो जाएगा आइस में एट 0 डिग्री सेल्सियस में। तो टोटल वाटर का 30 ग्राम था, तो 30 में से 15 ग्राम आइस में कन्वर्ट हो गया। तो आपके पास क्या बचेगा, एक तो 15 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस और एक वाटर बचा 15 ग्राम एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो फाइनल कंडीशन में आपके पास ये है। तो आपसे क्या क्या पूछेगा, एक तो मिक्सर का टेम्परेचर पूछेगा जो कि 0 डिग्री सेल्सियस है देखिए, और कितना वाटर आइस में कन्वर्ट हो गया, तो कितना वाटर आइस में कन्वर्ट हो गया 15 ग्राम, तो 15 ग्राम आंसर होगा। फिर कितना आइस मेल्ट हुआ, तो टोटल देखिए एक तो आपसे पूछेगा कि टोटल आइस कितना है मिक्सर में, तो टोटल आइस कितना है 15 + 60 यानी 75 ग्राम है आइस मिक्सर में, और वाटर कितना है मिक्सर में 15 ग्राम। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये AIPMT में आया था, आपसे बोला है कि वाटर 20 ग्राम है 50 डिग्री सेल्सियस पे, और स्टीम का m ग्राम गिवन है 100 डिग्री सेल्सियस पे। बोला दोनों को मिक्स करते हैं तो फाइनल टेम्परेचर आपको दे दिया 80 डिग्री सेल्सियस, ये फिक्स है, फाइनल टेम्परेचर दे दिया। अगर आपके पास फाइनल टेम्परेचर दे दिया तो आपसे पूछा है कि फाइंड टोटल मास ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस, यानी इस मिक्सर टेम्परेचर पे कितना मास है। तो आप क्या यूज करिएगा, फाइनल टेम्परेचर आपको दे दिया तो हीट गेन बाय वाटर इक्वल टू हीट लॉस बाय स्टीम, क्योंकि स्टीम ज़्यादा टेम्परेचर पे तो ये हीट लूज करेगा, वाटर हीट गेन करेगा। तो अब देखिए पहले तो हम ये निकाल लेते हैं, तो ये देखिए दोनों को इक्वल कर देंगे, तो यहाँ से वाटर हीट गेन करेगा। तो वाटर के लिए देखिए वाटर क्या करेगा, पहले 50 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर था वो जाएगा 80 डिग्री सेल्सियस वाटर पे, क्योंकि फाइनल मिक्सर का टेम्परेचर 80 है। तो यहाँ से हम टेम्परेचर चेंज हो रहा तो ms डेल्टा T लगाएंगे, तो मास ऑफ वाटर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, और हमेशा ज़्यादा टेम्परेचर में से कम टेम्परेचर करेंगे, तो 80 - 50 क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू लेना है। तो मास ऑफ वाटर है 20 ग्राम, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होता है 1 × 30, और ये हीट लॉस करेगा। तो हीट लॉस कैसे करेगा, पहले m ग्राम जो स्टीम का था 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पे, ये पहले कन्वर्ट होगा वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसके लिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यहाँ सॉलिड से आप वाटर जा रहे हैं, तो यहाँ क्या करेंगे, सॉलिड से वाटर जा रहे हैं तो यहाँ बेसिकली कंडेंसेशन यूज करेंगे। m × L, मास कितना है m ग्राम इंटू इसका L होता है 540, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए m × 540।
फिर वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस से आप जाइएगा वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर चेंज होगा तो ms डेल्टा टी, तो मास नहीं पता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होता है 1, और इसमें ज़्यादा टेम्परेचर माइनस कम टेम्परेचर करेंगे तो फाइनल 100 माइनस 80 करेंगे तो ये आ गया 20। यहाँ से आपको मास आ जाएगा, स्टीम का मास आ जाएगा, स्टीम का वो मास जो पूरा कन्वर्ट हो गया वाटर में। तो यहाँ वाटर का मास था 20 ग्राम और यहाँ से जो स्टीम का मास जो वाटर में कन्वर्ट हो गया वो आएगा 1.07। तो इस 80 डिग्री सेल्सियस पे टोटल मास कितना हो गया वाटर का 20 प्लस 1.07 यानी 21.07 ग्राम।